वेलकम टू आवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है विजुअल इम्पेयरमेंट। पहले देखते हैं कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल इम्पेयरमेंट? डिस्कस द कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। और व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल इम्पेयरमेंट एंड लो विजन? डिस्कस द साइंस एंड सिम्टम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। इसमें हम विजुअल इम्पेयरमेंट का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, सिम्टम्स और साइंस, कोजेज व टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग से। विजुअल इम्पेयरमेंट, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि विज़न यानी आईसाइट में प्रॉब्लम होना। जब किसी पर्सन की विजिबिलिटी या विजुअल एक्विटी में कमी आती है, जिसमें उसकी विजुअल एक्विटी चश्मा लगाने के बाद भी 6/60 से कम होती है, तो उसे ब्लाइंड माना जाता है। और जब एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को भी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर पाता, तब भी उसे ब्लाइंड माना जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। विजन इम्पेयरमेंट रेफर्स टू सफरिंग फ्रॉम लो विजन। द पर्सन whose visual ability is equal to or less than 20/200 after glass correction may be termed as visually impaired। यानी जो नॉर्मल व्यक्ति 200 फीट की दूरी से देख सकता है, उसे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन 20 फीट की दूरी से भी नहीं देख पाता। द पर्सन हुज फील्ड ऑफ विजन इज लेस देन 20 और 6/60 दे कैन नॉट परफॉर्म देयर रूटीन लाइफ एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली इधर इन द स्कूल, सोसाइटी और एट होम। यानी उन्हें घर, स्कूल व सोसाइटी हर जगह प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब करते हैं इसकी डेफिनेशन। आइडिया क्या है? इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट है। इसने विजुअल इम्पेयरमेंट को ब्लाइंडनेस से रिलेट किया है। इसमें बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस पर गलत प्रभाव पर जोर दिया है, क्योंकि ये बच्चे के विकास को भी रोकता है। पढ़ते हैं। Visual impairment, including blindness, means impairment in vision that even with correcting adversely affect a child's educational performance. The term includes both partial sight and blindness। ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम्स और साइंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट का कोई कैसे पता लगा सकता है। हम 3 वेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसे। पहले है बिहेवियरल सिम्टम्स। इसमें क्या क्या साइंस होते हैं? जैसे विजुअल ब्लरिंग यानी धुंधला सा दिखाई देना, कैन नॉट सिट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग यानी लिखते व पढ़ते समय प्रॉब्लम्स जैसे लेस कंसंट्रेशन का होना, इरेगुलर आई मूवमेंट्स और ब्लिंकिंग ऑफ आइज मतलब पलकों का बार बार झपकना, डिजीनेस व्हेन ही रीड्स अ पैसेज यानी पढ़ते वक्त चक्कर से आना, irregular light focusing on retina, shuts one eye while reading or writing, holds the books very close to eyes जैसे मायोपिया होता है ना तब, use magnifying glass to see smaller objects। इन सभी साइन से हमें अनुमान लगा सकते हैं कि हमें विजुअल इम्पेयरमेंट है। नेक्स्ट है इसमें फिजिकल सिम्टम्स। इसमें क्या क्या साइन पाए जाते हैं? जैसे क्रोनिक आई इरिटेशन यानी लगातार आँखों में इरिटेशन होना, ब्लर्ड विजन यानी धुंधलापन होना, फ्रीक्वेंट आई इन्फेक्शन जैसे आँखों में स्वेलिंग आना, बार बार आँखों से पानी निकलना, आँखों में जलन होना एट्सेट्रा, रेगुलर ब्लिंकिंग ऑफ आइज, कॉन्स्टेंट रेडनेस इन आइज जब आँखें लगातार लाल रहने लग जाए, आईलिड्स आर स्मॉलर देन नॉर्मल, watery eyes or swollen eyelids, pupils are larger, difficulty in reading small prints, constant headache at visual works। इन सभी सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सभी विजुअल इम्पेयरमेंट का कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें एक आई स्पेशलिस्ट और ऑप्थोमोलॉजिस्ट सभी सिम्टम्स को चेक करता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ इन्हें ठीक करने की कोशिश भी करता है। देखते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग सस्पेक्टेड चिल्ड्रन दे शुड बी ब्रॉट टू आई हॉस्पिटल फॉर सिस्टमैटिक चेकअप इन ऑर्डर टू नो टू व्हाट एक्सटेंट आई इज डैमेज्ड। इट इज़ डन बाय ऑप्थोमोलॉजिस्ट एंड आई टेक्नीशियन। अ चार्ट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस एंड कॉल्ड स्नेल्स। मतलब विजिबिलिटी चेक करने के लिए स्नेल का यूज़ किया जाता है। अब करते हैं टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट को
कई तरह से डिस्क्राइब किया गया है, जिसे विजुअली हैंडीकैप्ड। इसमें बच्चों को सोसाइटी में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ड्यू टू देयर डिफेक्ट इन विजन। नेक्स्ट है ब्लाइंड, मीन्स अनेबल टू सी कम्प्लीटली फ्रॉम बोथ आइज, नो परसेप्शन ऑफ लाइट, नो प्रोजेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज इन विच डायरेक्शन लाइट नॉट कम्स। यानी सब कुछ बिल्कुल ब्लैक ही लगता है। ये जन्म से भी हो सकता है और ड्यू टू इलनेस ऑफ ट्रोमा, ये ट्रोमा के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है पुअर विजन, इट इंक्लूड्स डिफेक्ट्स इन विजन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइट इज़ वेरी लेस, परसेप्शन ऑफ लाइट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। अगर किसी को टॉर्च की लाइट में हैंड मूवमेंट ना नज़र आए तो उसकी परसेप्शन कम मानी जाती है। नेक्स्ट है मायोपिया, इसमें पास के ऑब्जेक्ट तो नज़र आते हैं लेकिन दूर से धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, हमारी आई बॉल भी इसमें लंबी हो जाती है। पढ़ते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, कैन सी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नियर बट नॉट फार अवे, इट्स कॉजेज आर साइज ऑफ आई बॉल इज टू लॉन्गर। नेक्स्ट है हाइपर मायोपिया, इसमें उल्टा होता है मायोपिया का, यानी दूर के ऑब्जेक्ट तो नज़र आते हैं लेकिन पास से क्लियर नज़र नहीं आते। पढ़िए इट्स कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, मीन्स कैन सी ऑब्जेक्ट ऑफ फार अवे बट नॉट नियर वन। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, जैसे साइज ऑफ आई बॉल इज टू शॉर्टर। नेक्स्ट है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, मतलब जब बच्चा अपनी मेच्योरिटी डेट से पहले ही पैदा हो जाता है तो उसमें कुछ कमी रह जाती है, जिससे उसमें डीजनरेशन के कारण विजुअल इम्पेयरमेंट क्रिएट होती है। पढ़िए प्री मेच्योर बेबीज दैट रिक्वायर्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट बर्थ बिफोर मेच्योरिटी सो डीजनरेशन अकर्स। नेक्स्ट है क्रॉस आई, जब एक या दोनों आँखें नाक की ओर लाइनअप हो जाती हैं या फिर अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगती है, जिससे किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस भी नहीं हो पाता, तब उसे क्रॉस आई माना जाता है। पढ़ते हैं इट रिप्रेजेंट्स एन इनएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट विद बोथ आईज साइमल्टेनियसली, यह ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, ये मोस्टली इनहेरिटेड होता है, इसमें डिफरेंट कलर में पहचान करने में परेशानी होती है और ये महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। पढ़ते हैं जेनेटिक्स कोज लाइक नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, यानी जन्म से पहले या जन्म के समय भी हो सकता है। लेस टेस्टेड एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स। ठीक है, अब करते हैं कोजेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब ये 3 कारणों से हो सकता है, हेरिडिटरी से, इन्वायरमेंट से या फिर मेटाबॉलिक कॉजेज से। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। फर्स्ट है इसमें हेरिडिटरी कॉजेज, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि विजुअल इम्पेयरमेंट हेरिडिटी भी हो सकता है, इसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जेनेटिक्स यानी डीएनए के थ्रू व कोजेनिटल यानी बर्थ के टाइम पर भी ये हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन के थ्रू। देखते हैं जेनेटिक्स में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लड रिलेशंस जैसे डीएनए के थ्रू, और कोजेनिटल में राइट फ्रॉम बर्थ या फिर ऑल जेनेटिक्स डिसऑर्डर। नेक्स्ट है इसमें इन्वायरमेंटल कॉजेज, ये भी बच्चे में गर्भ धारण के समय, प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के समय किसी के इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। इसमें आते हैं प्रीनेटल, जिसके कॉजेज हो सकते हैं ड्रग्स, अल्कोहलिक व फिर इन्फेक्शन। नेटल में क्या क्या होता है, इंजरी बाय डॉक्टर्स, डिप्राइवेशन यानी कि डिफेक्ट हो जाना, और पोस्टनेटल इसके क्या कारण हो सकते हैं, फीवर, विजुअलिटी व रुबेला यानी रेडनेस इन आइज, इसमें क्या होता है आंखें लाल रहने लग जाती है, जिसे हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट है इसमें मेटाबॉलिक कॉजेज, जब प्रेगनेंसी के दौरान मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते और अगर किसी फैमिली मेम्बर्स को विजन इम्पेयरमेंट हो तो ये ब्लड रिलेशन के थ्रू भी इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे ब्लड प्रॉब्लम्स, फूड डेफिशिएंसी एट्सेट्रा। और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके, जैसे माल न्यूट्रिशन इन पुअर और लेस डेवलप्ड नेशंस, जैसे कई कंट्रीज़ में खाने की पूर्ति नहीं होती तो भी इसमें ज़्यादा कॉजेज माने जाते हैं। डिजीजेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्मॉल पॉक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स यानी कि फादर या मदर में अगर किसी में है ये तो वो बच्चे में भी आ जाता है।
मैरिज इन क्लोज ब्लड रिलेशन हु हैड विजन इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर फैमिली में भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो बच्चे में आने के चांसेस होते हैं। ये सभी कारण विजुअल इम्पेयरमेंट को एनहेंस करते हैं, इसलिए इन्हें टाइम पर क्योर व ट्रीट करवा लेना चाहिए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट किसी भी एज में हो सकता है, जैसे बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। तो इसके लिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आपको ये टॉपिक समझ आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एक एक करके पूरा सिलेबस करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू।